Hello everyone and Jai Hind to all of you and welcome back to on this YouTube channel Political Science Net Achievers। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारियां चल रही होंगी। आज हम बात करेंगे कुछ PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जिसमें हम 2012 के जून में जो नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने अपनी व्याख्या किस फॉर्म में की है, किस तरीके से की है। तो जो कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है, या आप यूँ समझिए कि गांधी जी एक किस किस्म के एक थिंकर रहे, ठीक है। तो गांधी जी ने खुद को कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट के तौर पर अपनी व्याख्या की है, ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक है। देखिए, अराजकतावादी कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं राज्य की अनुपस्थिति की बात करते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी में जो राज्य नाम की संस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट इनको कहा जा सकता है, ठीक है। अपोज्ड स्टेट, ये कहीं ना कहीं स्टेट को जो अपोज करते हैं, स्टेट नाम की जो संस्था या स्टेट नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आप यूँ समझे कि एक गांधी जी ये मानते हैं कि वो हिंसा का औजार है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टेट के द्वारा जो है वायलेशन को बढ़ावा दिया जाता है। स्टेट के अंदर ये किस तरह की चीज़ें लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, जिसमें मिलिट्री, पुलिस, प्रिजन्स, आपकी जो जेल है, ठीक है, कोर्ट हो गए, टैक्स कलेक्टर हो गए और ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, इन सब लोगों को ये स्टेट के अंदर लेते हैं और इन सब लोगों का ये विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि हिंसा का औजार मानते हैं स्टेट को। दूसरी बात कि स्टेट इज़ अ सॉललेस मशीन, इनका ये मानना है कि एक जो इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसकी आत्मा हो सकती है, लेकिन स्टेट की अपनी कोई आत्मा नहीं होती। स्टेट एक ऐसी मशीन है जिसकी कोई आत्मा नहीं है, ठीक है, एक सोललेस मशीन है, ठीक है। अगली बात करते हैं धर्म को, ठीक है, कि धर्म और राजनीति के बारे में गांधी जी का क्या कहना। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था जून 2012 के नेट एग्जाम में, वो ये पूछा गया था कि किसने कहा व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग का संप्रभु है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की लिबर्टी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कोटेशन जो JS मिल ने दी थी, ठीक है, JS मिल को कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबरलिज्म के लिए भी जाना जाता है, जो एक नेगेटिव लिबरलिज्म था, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबरलिज्म में ट्रांसफ़र करने की बात जो JS मिल ने शुरू में की थी। कहीं ना कहीं इन्होंने स्टेट के इंटरफेरेंस को इकोनॉमिक स्फेयर में इंपॉर्टेंट माना था, ठीक है। तो सबसे पहले JS मिल ने ही कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की बात की थी, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसके संदर्भ में ये बात कही थी कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने ऊपर और अपनी देह और अपना जो दिमाग है व्यक्ति का, उसका संप्रभु है, मतलब व्यक्ति का जो अपने शरीर पर पूरा अधिकार है, ठीक है, व्यक्ति का ही अधिकार है, उसका चाहे दिमाग है चाहे उसका शरीर है, ठीक है, उसका स्वामी व्यक्ति खुद ही है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी 1859 में। ये बुक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और मैच करने के लिए पूछी जाती है। 1859 में ये बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी। अब देखिए ऑन लिबर्टी में क्या कहते हैं। इन्होंने व्यक्ति की 3 तरह की स्वतंत्रता की बात है, एक विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि JS मिल के द्वारा किस स्वतंत्रता की बात की गई, व्यक्ति की किन किन तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो वह है विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि विचार को अभिव्यक्त करना है किस तरह से, भाषण देकर, ठीक है। इसी तरह से आपको ये याद रह सकता है, विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। आगे ये कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वो बुरा है, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता को सीमित। महात्मा गांधी ने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की बात की है, ठीक है। धर्म को राजनीति के लिए ज़रूरी भी इन्होंने माना, क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि एक जो धर्म विहीन राजनीति है, ठीक है, ऐसी राजनीति जिसमें मान लीजिए धर्म नहीं है, ठीक है, वो जो है एक मृत शरीर के समान है। इस तरह की कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है और आपने भी इसको याद रखना है कि किसने कहा है कि धर्म विहीन राजनीति जो एक मृत शरीर के समान है, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो धर्म के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि धर्म वह है जो धारण करने योग्य है, ठीक है, उसी को इन्होंने धर्म की संज्ञा दी है। और बात रही अगर धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की, तो उसके बारे में उनका क्या कहना था कि पंथ निरपेक्षता की जगह उन्होंने क्या किया, सर्वधर्म समभाव पर बल दिया, कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात करने की कोशिश की है यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं
चीज़ है महात्मा गांधी जी के बारे में, जहाँ पे हम ये बात करें कि एक फिलोसफिकल एनार्किस्ट हैं वो, ठीक है। स्टेट को अपोज करते हैं, स्टेट को हिंसा का औजार मानते हैं और धर्म को राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी माना इन्होंने, ठीक है। और एक मेन ये इनकी कोटेशन कि धर्मविहीन राजनीति जो है मृत शरीर के समान है, ठीक है। आगे देखते हैं। सीमित करने वाला जो सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या है? बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये राज्य और सरकार का समर्थन करते हैं, ठीक है। जो कि हम अगर हम लिबरलिज्म की बात करें, एक जो नेगेटिव लिबरलिज्म था वो कहीं ना कहीं स्टेट की इंटरफेरेंस ना होने की बात करता है, खासकर इकोनॉमिक स्फेयर में, ठीक है। लेकिन जे.एस. मिल जो है राज्य या सरकार को जरूरी मानता है। क्यों? एक तो होते सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, एक होते अदर रिगार्डिंग एक्शन, ठीक है। ये भी बात इन्होंने की सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन की, ठीक है। जिसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि आपके ऐसे काम जिससे सिर्फ आपके ऊपर ही फ़र्क पड़ता है वो आपके सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होते हैं। लेकिन आपके वो काम जिससे जो दूसरों के ऊपर उसका असर पड़ता है वो आपके अदर रिगार्डिंग एक्शन होते हैं। अब अगर आपके जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, ठीक है, अगर वो एक्शन जो कहीं ना कहीं अगर दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, या यूँ समझिए कि अब दूसरे की स्वतंत्रता का अगर हनन कर रहे हैं, दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य क्या है आपके अदर रिगार्डिंग एक्शन पे जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा सकता है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे राज्य के समर्थन की बात की है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम, या आप यूँ समझिए कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको कौन सीमित करता है, कौन कम कर सकता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सबसे बड़ा माध्यम जो है वो एक बहुमत समाज है, ठीक है, एक मेजोरिटेरियन सोसाइटी है, ठीक है, राज्य या सरकार नहीं। तो ये भी जी.एस. मिल ने कहा, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट ये बात करते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति व सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं एक जो कल्याणकारी राज्य की बात भी की है और कहीं ना कहीं यहाँ पे नैतिकता की बात करते हैं कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो आपके अपने एक व्यक्तिगत विकास के लिए और एक जो आपकी सिविलाइजेशन है, ठीक है, सभ्यता के विकास, दोनों के लिए जो स्वतंत्रता का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का समर्थन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, जैसे ऑन लिबर्टी बुक, ठीक है, कब लिखी? 1859 में जी.एस. मिल ने लिखी। और कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की बात की? विचार, अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है। किसने कहा प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध? जे.एस. मिल ने कहा कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य सरकार ने। किसने कहा? जे.एस. मिल ने, ठीक है। स्वतंत्रता व्यक्ति व सभ्यता के विकास के लिए ज़रूरी है, तो किसने कहा? जे.एस. मिल ने। या सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात कौन करता है? जे.एस. मिल। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति अपने ऊपर और अपनी देह और अपने दिमाग का संप्रभु है, ये बात किसने कही? तो जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल से रिलेटेड यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। ये सारे आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था जून 2012 के एग्जाम में कि किसने ये बात कही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजनी कोठारी की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक जो पुस्तक है, ठीक है, किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है? तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि जून 2012 में पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस लेक्चर का, PYQ। तो एक तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी बुक है? रजनी कोठारी की। और इसके साथ आपने ये याद रखना कि ये किस पद्धति के आधार पर लिखी गई है, किस मेथड के आधार पर ये लिखी गई है, तो वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मेथड के आधार पर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। दूसरी बात हमें यहाँ पे पता चलती है, देखिए जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है वो क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मीन्स एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसके अंदर जो अलग अलग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का जो फंक्शनिंग होती है उन्हीं फंक्शनिंग के आधार पर जब हम पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसी को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहते हैं, ठीक है। सिस्टम अप्रोच जो डेविड ईस्टन ने दी थी, ठीक है, बिहेवियरल आपकी जो एक व्यवहारवाद का जब युग आया, ठीक है, तो उसमें डेविड ईस्टन ने सबसे पहले जब सिस्टम अप्रोच की बात की है तो उसी सिस्टम अप्रोच को एक एक्सटेंडेड फॉर्म है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो किसने पेश किया था? आमंड और पॉवेल ने, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के तौर पर, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? देखिए इसमें क्या किया जाता है? फोकस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो भी आपका जो राजनीतिक संरचनाएं होती है, ठीक है, उनकी जो फंक्शनिंग होती है उस पर फोकस किया जाता है इसमें। तो ये चीज़ ईस्टन की एक इम्पॉर्टेंट बुक है, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसी बुक में इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस की जो सिस्टम अप्रोच दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी कि कौन सी बुक थी ईस्टन की, ठीक है, और सिस्टम अप्रोच किसने दी? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दी? आमंड और पॉवेल ने। और सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा।
नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की जो बुक्स पूछी गई थी, ठीक है, जो एक अलग क्वेश्चन आया था जिसमें कार्ल मार्क्स की इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में पूछा गया था, और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी जो है गिवन ऑप्शंस जो थे उनमें से कौन सी जो कार्ल मार्क्स की बुक नहीं थी, ठीक है। तो उस आधार पे, उस क्वेश्चन के आधार पे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स यहाँ पे नोट की हुई है, ठीक है, जो आपको सीक्वेंस में जो है याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा जो कार्ल मार्क्स की बुक्स को ज़रूर पूछा जाता है, तो मैच करने के लिए या तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में उनको लिखने के लिए, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के आपके एक कहीं ना कहीं एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो 1818 में पैदा हुए थे और 1883 तक इनका जो है जीवन का जो एक समय रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो 1843 में एक बुक लिखी थी ऑन द ज्यूस क्वेश्चन, 1843 में ये बुक लिखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट थी 1844 में, ठीक है, वो थी उनकी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये 1844 में ये बुक आती है, और 1845 में इनकी 3 किताबें आई है, ठीक है। 1845 में 3 किताबें आई है। नंबर 1 है द होली फैमिली, सेकंड थीसिस ऑन फायरबाख, और थर्ड था द जर्मन आइडियोलॉजी। ये तीनों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच करने के लिए ये बुक्स ज़रूर पूछी जाती है और सीक्वेंस में लिखने के लिए भी ये बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपने इस ऐसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए जर्मन आइडियोलॉजी है, ठीक है, 1845। और एक बात और इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, 1845 में जर्मन आइडियोलॉजी, होली फैमिली और थीसिस ऑन फायरबाख, ये 3 पुस्तकें आई है कार्ल मार्क्स की। और ठीक इसके 100 साल बाद, मतलब 1945 में कार्ल पॉपर की एक बुक आती है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या है, ओपन सोसाइटी या एक मुक्त समाज के शत्रु हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने प्लेटो और हीगल को भी ऐड किया हुआ है मुक्त समाज के शत्रुओं में, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि 100 साल बाद जो है कार्ल मार्क्स के बारे में क्या लिखा जा रहा है, जहाँ कार्ल मार्क्स जो उसके 100 साल पहले जो 3 किताबें, और उसके ठीक 100 साल बाद उनकी आलोचना हो रही है एज ए एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, ठीक है। तो वो बुक किसकी थी, कार्ल पॉपर की, और बुक का नाम था एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, ठीक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, जो कि उन्होंने 1945 में लिखी थी, और 1845 में कार्ल मार्क्स ने ये किताबें लिखी, ठीक है। 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी नाम की किताब आती है कार्ल मार्क्स की, ठीक है, जो एक रिस्पॉन्स के तौर पर था, जो कि 1846 में प्रूदो की एक बुक आई थी फिलोसफी ऑफ पावर्टी, ठीक है, उल्टा ले लेना आप, फिलोसफी ऑफ पावर्टी। ये बुक किसकी आई थी, प्रूदो, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया लेकिन आप सुन लीजिए और लिख लीजिए। प्रूदो की ये बुक आई थी फिलोसफी ऑफ पावर्टी 1846 में, और कार्ल मार्क्स ने 1847 में इसके आंसर के तौर पर द पावर्टी ऑफ फिलोसफी बुक लिखी है, ठीक है। कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी है तो ये किसके लिए एक रिस्पॉन्स लिखा है, ठीक है, किस रिस्पॉन्स के तौर पर ये बुक उन्होंने लिखी थी, ठीक है। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1850 में क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। 1859 में उनकी बुक आती है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और 1867 में दास कैपिटल, या इसका पूरा नाम क्या था, दास कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। और 1875 में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक इन गोथा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारी किताबें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, आपको इस तरह से याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की सारी राइटिंग्स को आप नोट कर लेना, आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछी जाएंगी। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था जिसने अरस्तु की आलोचना की थी, ठीक है, जिसने अरिस्टोटल को क्रिटिसाइज़ किया था, कौन सा वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर था, ठीक है, तो वो था हॉब्स, ठीक है। अब देखिए हॉब्स के बारे में कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को याद रखिए कि हॉब्स ही पहला जो है आधुनिक आपका विचारक रहा है जिसने अरस्तु की आलोचना की हुई है, ठीक है। तो हॉब्स का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, ज्ञान का अंत ही शक्ति है। कई बार इस तरह की कोटेशनें एग्जाम में आ जाती है कि किसने कहा है कि ज्ञान का अंत, ठीक है, जब आपका नॉलेज, ठीक है, नॉलेज का अंत ही कहीं ना कहीं एक पावर है। तो इस तरह की एक उल्टी सी ये एक जो कोटेशन है वो हॉब्स ने दी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कि स्कॉलिस्टिक मेथड का विरोध किया, ठीक है। स्कॉलिस्टिक मेथड, देखिए स्कॉलिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसमें कहीं ना कहीं स्कॉलिस्टिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं चीज़ों की जो सत्यता है उसको सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये स्कॉलिस्टिक मेथड था जिसका विरोध किया है हॉब्स ने। और तीसरा है राज्य मानव द्वारा निर्मित। आधुनिक युग में पहली बार बात किसने की थी, ये हॉब्स ने बात की थी। आधुनिक टाइम में अगर बात करें कि राज्य को किसने बनाया है,
वो लोगों ने बनाया, और ये बात उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में कही है। ठीक है, जब राज्य का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम थियरी पढ़ते हैं तो उसमें हॉब्स का ये कहना है कि राज्य कैसे बना, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बना। ठीक है, लोगों ने कहीं ना कहीं उसका निर्माण किया। ठीक है, तो पहली बार आधुनिक समय में ये बात भी किसने की, हॉब्स ने की। और एक और बात, लेवियाथन जो इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, लेवियाथन के लिए भी इनको जाना जाता है। तो कई बार ये बुक भी आती है कि लेवियाथन किसने लिखी, तो हॉब्स ने लिखी है। कुछ और चीज़ें रिलेटेड जो है, हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर कौन सी स्थिति, जब आपका राज्य नहीं बना था। ठीक है, उससे पहले एक जो स्थिति थी उसको इन्होंने जो है स्टेट ऑफ नेचर की संज्ञा दी है। ठीक है, अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, ठीक है, उसमें जो उस टाइम के लोग रहते थे, तो उन्होंने उन लोगों को कहीं ना कहीं लालची, पॉजेसिव, ठीक है, कहीं ना कहीं पावर के लिए काम करने वाले, ठीक है, या अपनी एक पॉपुलैरिटी के लिए काम करने वाले, ठीक है, उस तरह के लोगों को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है कि लोग कैसे थे उस प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, लोग अपना अपना अच्छा चाहते थे, मतलब, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई वैसे तालमेल नहीं था, लेकिन कंपटीशन का दौर बना हुआ था लोगों के बीच। और वो जो अवस्था थी वो पूर्व सामाजिक थी, पूर्व राजनीतिक भी, ठीक है, मतलब पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए कि किसके अनुसार जो है जो स्टेट ऑफ नेचर था वो पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक था, तो वो हॉब्स ने कहा था। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत हम लॉक की बात करते हैं। देखिए, लॉक भी सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट हैं, इन्होंने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है राज्य का। अब लोग क्या कहते हैं कि उनकी प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं। क्यों? क्योंकि लोग का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के अंदर कोई भी ऐसा मतभेद नहीं था। ठीक है, एक तो आपके पास नेचुरल राइट से प्राकृतिक अधिकार थे, जिसमें ये 3 तरह के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और एक प्रॉपर्टी का अधिकार। ठीक है, तो ये 3 तरह की इन्होंने नेचुरल राइट्स की इनमें बात की है लोक ने। और ये कहते हैं कि उस समय व्यक्ति बहुत शांति स्वरूप से रहते थे, एक दूसरे के साथ कोई भी उनमें मतभेद नहीं था। लेकिन क्या था कि जब कभी कोई मतभेद हो भी जाए तो उस मतभेद का सल्यूशन करने के लिए उनके पास कोई संस्था नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने जो है एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। ठीक है, तो इनकी जो ये प्राकृतिक अवस्था थी वो जो पूर्ण राजनीतिक तो है, पूर्व राजनीतिक है, पर पूर्व सामाजिक नहीं थी। ठीक है, रूसो की बात करते हैं, रूसो भी एक सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत रहे हैं। ठीक है, तो उनकी एक प्रमुख विशेषता है यहाँ पे, एक प्रमुख बात उन्होंने कही है कि प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया उन्होंने, प्रकृति की ओर लौट चलो। ठीक है, क्यों? देखिए, प्रकृति की ओर लौट चलो नारा देने का उनका मतलब क्या था कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, निजी संपत्ति का जब कॉन्सेप्ट आया, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने धीरे धीरे साइंस को डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनका मानना यही कि जैसे औद्योगिकरण आया, जैसे साइंस का विकास हुआ, वैसे ही मनुष्यों का कहीं ना कहीं मनुष्य की स्वतंत्रता का पतन होने लगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रकृति की ओर लौट चलो। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत शांत स्वभाव की थी। ठीक है, लोगों का एक दूसरे के साथ कोई भी ऐसा मतभेद नहीं था, बल्कि लोग जो है हमेशा वही काम करते थे जो कहीं ना कहीं सबके हित में हो। ठीक है, इस तरह की रूसो यहाँ पे बात करते हैं। और उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ये नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौट चलो। ठीक है, तो ये रूसो ने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखिए हम सर्वहारा श्रमिक वर्ग की तानाशाही। ठीक है, मार्क्सिस्ट की बात करते हैं कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने कहा मिलान करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग की जो एक तानाशाही होगी, ठीक है, सर्वहारा जो श्रमिक वर्ग है, जो आपके प्रोलेटेरिएट क्लास है, ठीक है, उनकी तानाशाही की बात कौन करता है? मार्क्स करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपका कैपिटलिस्ट, जो आपका एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, एक जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी, कहीं ना कहीं उस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए वो जो है एक आह्वान करते दुनिया के समस्त श्रमिकों से, ठीक है, कि आप जो है एक हो जाओ और पूंजीवाद को उखाड़ फेंको। ठीक है, उससे क्या होगा, एक ऐसी साम्यवादी व्यवस्था आएगी जिसमें जो सभी व्यक्ति जो है एक समान होंगे। ठीक है, जो साधन होंगे, ठीक है, आपके सोर्स ऑफ जो प्रोडक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं सबके स्वामित्व में होंगे, समाज के स्वामित्व में होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, सभी का मतलब संपूर्ण विकास होगा, सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, मिलजुल के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की एक साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, और जिसमें क्या होगा, सर्वहारा श्रमिक वर्ग की तानाशाही मानी जाएगी। ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो लेनिन इससे जुड़े हुए, कम्युनिस्ट पार्टी से लेनिन जुड़े। और हेजमनी सबसे इंपॉर्टेंट है, हेजमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रामशी ने दिया है। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हेजमनी का, तो ग्रामशी जो है हेजमनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बहुकेंद्रियता, ठीक है, बहुकेंद्रियता से जुड़े हुए हैं टोगलियाटी।
टॉगलियाटी। तो ये आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे जितने भी मैच करने के लिए, ठीक है। उनसे रिलेटेड आप समस्त इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप पढ़ लें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और आप इसको भूल ना पाए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही। आज हमने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस तरफ से मैं चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहें, ठीक है, साथ साथ ही, ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी होती रहे और एक आइडिया भी मिलता रहे कि आपको जो है किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।